जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स। ठीक है। अच्छा अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो भैया ध्यान से देखो ये चैप्टर क्या है। हालांकि ये चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हो, शायद 7th 8th में उसमें पढ़ते ना, सेट थ्योरी पढ़ते थे ना, तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझते हैं सबसे पहले कि सेट होता क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो बेटा सेट क्या होता है। सेट एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are different from each other। अब कहोगे सर ये तो आपने पढ़ दिया, इसका मतलब तो समझाओ। समझा रहे भैया, गुस्सा खा रहे हो, समझा रहे हैं। देखो ध्यान से, मतलब को समझो। जैसे मान लीजिए बच्चे के कोई एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग है, मान लीजिए इंस्टीट्यूट, और वहां पे टोटल 5 टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। ठीक, 5 टीचर हैं। कौन कौन से हैं? मान लीजिए एक राम सर है, प्रिया मैम है, पूजा मैम है, मोहित सर है, राजू सर है। ये 5 टीचर हैं। ठीक, तो मैं पूछूंगा भैया इंस्टीट्यूट, कोई भी फलाने इंस्टीट्यूट का नाम ले दिया कि उस इंस्टीट्यूट में कितने टीचर पढ़ाते हैं। तो किसी से भी पूछूं नाम तो यही बताएगा ना, ये 5 नाम बताएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट मान लीजिए, सपोज मान लीजिए यही जीनियस कोचिंग में है ना, जीनियस कोचिंग में कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, तो यही 5 नाम बताए जाएंगे। राम सर, प्रिया मैम, पूजा मैम, मोहित सर, राजू सर। मेरा नाम तो है ही नहीं चलो कोई बात नहीं। तो ये 5 टीचर हो गए। ठीक, अच्छा फिर मैंने भैया क्या किया कि 3 बच्चों को खड़ा किया, 3 बच्चों को खड़ा किया और कहा बताओ तुम्हारे 3 बेस्ट टीचर बताओ। इन 5 में से कोई भी 3 बेस्ट टीचर का नाम बताओ। तो सबसे पहला बच्चा ए ने कहा कि 3 बेस्ट टीचर कौन से हो गए? प्रिया मैम, राम सर, राजू सर। इसी तरह एक दूसरा बच्चा हो बी, उससे पूछा, उसने बोला पूजा, मोहित, राम। तीसरा बच्चा सी, इससे पूछा, उसने कहा मोहित, राम, राजू। तो एक बात को समझो, इंस्टीट्यूट में जो ये 5 टीचर है, मैं जिस किसी से भी पूछूं, मैं चाहे ए से पूछूं, चाहे बी से, चाहे सी से, वो तो यही 5 नाम बताएगा। 5 नाम बताएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन। इस बात पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब अच्छे से डिफाइंड होने वाला एक कलेक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि मैं चाहे ए से पूछूं, चाहे बी से, चाहे सी से, कि 5 टीचर का नाम बताओ जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। तो इंस्टीट्यूट मतलब जीनियस कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उस सब के सब यही नाम बताएंगे ना। हो सकता है कोई ये पहले बोल दे, कोई ये पहले बोल दे, कोई फर्क नहीं, लेकिन नाम तो ये 5 बताएगा ना। ठीक है, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो दिस इज द सेट। इसको क्या बोलेंगे? सेट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 3 बेस्ट टीचर के नाम बताओ, तो भैया ए के हिसाब से बेस्ट तो कोई और है, बी के हिसाब से कोई बेस्ट है, क्योंकि भाई किसी को कोई टीचर बेस्ट लगता है। फिलहाल तो सभी बेस्ट है ना, सब टीचर अपने आप में बेस्ट है, यूनिक है। लेकिन जब बच्चों से पूछा गया तो ए ने बोला कि भैया उसके 3 ये टीचर फेवरेट हैं, बेस्ट हैं, ये बेस्ट हैं और ये बेस्ट है। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, ए के हिसाब से अलग, बी के हिसाब से अलग, सी के हिसाब से अलग। लेकिन इन सबसे मैं पूछूं भैया 5 टीचर्स के नाम बताओ जो पढ़ाते हैं जीनियस कोचिंग में, तो सबके सब ए बी सी का आंसर सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक, चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूं। जैसे भैया आप सबने महाभारत देखी होगी महाभारत। तो महाभारत में क्या थे? पांडव थे, है ना, पांडवास थे। पांडव लिख लो, पांडवास लिख लो, कोई बात नहीं। तो देखो पांडव कौन थे? टोटल 5 थे ना, आपको पता है ना। युधिष्ठिर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, धर्मराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबको पता होगा। ठीक है, और नहीं पता है तो भी देख लो, ये 5 पांडव थे। ठीक, अब मैं दुनिया के किसी भी बंदे से पूछ लूं भैया 5 पांडव जो थे महाभारत में कौन से थे, तो यही 5 नाम बताएगा कि कुछ अलग बता देगा। हो सकता है नाम आगे पीछे बोल दे, हो सकता है पहले अर्जुन को बोल दे, फिर नकुल को बोल दे, कोई युधिष्ठिर को बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। मगर नाम तो ये 5 ही बताएगा ना, कोई अलग तो नहीं बताएगा। ठीक, अच्छा लेकिन फिर मैंने, तो ये देखो ये 5 नाम सेम टू सेम रहेंगे, तो दिस इज द सेट। इसको क्या बोलेंगे? सेट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है।
आप किसी से भी पूछोगे सब आंसर यही बोलेंगे, कोई अलग नहीं बोलेगा, सबका आंसर सेम टू सेम रहेगा, यही पांचों नाम बोलेगा ना, ठीक। लेकिन जब मैंने कहा 3 मोस्ट पावरफुल पांडवस, अब इनमें से आपको 3 मोस्ट पावरफुल, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे, 3 ताकतवर, पावरफुल जो भी समझ लो, तो 3 मोस्ट पावरफुल की बात कही, तो फिर भैया ए को बुलाया, तो ए ने क्या जवाब दिया कि सर अर्जुन, धनुष बाण चलाता था ना, क्या मारता था अर्जुन। फिर दूसरा बोला युधिष्ठिर, तीसरा बोला भीम। ए के हिसाब से ये 3 मोस्ट पावरफुल है पांडव, ठीक। फिर बी से पूछा तो बी ने कहा सर भीम, नकुल और अर्जुन। सी से पूछा, उसने कहा अर्जुन, सहदेव और भीम। तो भैया यहाँ पे ए बी सी के आंसर अलग अलग हैं अगर 3 मोस्ट पावरफुल पांडव पूछे जाए, क्योंकि इन सबके हिसाब से पावरफुल अलग अलग है, कोई किसी के हिसाब से पावरफुल है, कोई किसी के हिसाब से पावरफुल है, तो सबका आंसर तो सेम नहीं हो सकता ना, ठीक। तो दिस इज नॉट सेट, ये क्या सेट नहीं होगा, लेकिन ये सेट कहा जाएगा, यानी 5 पांडव जो थे इनके नाम किसी भी बंदे से दुनिया में पूछ लो वो यही नाम बताएगा, ये हुआ सेट। आई बात समझ में? चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और देके बताता हूं, ठीक। इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। अच्छा ध्यान से देखिए। अच्छा बच्चों, आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बहुत ही फेमस मूवी एवेंजर्स, देखी है एवेंजर? मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले आया था, ठीक। एवेंजर देखिए ना। अच्छा मैं कहूँ एवेंजर में कितने सुपर हीरो थे? एवेंजर मूवी देखी थी ना, तो एवेंजर में कितने सुपर हीरो थे? तो मैं किसी से भी पूछूं सबका जवाब यही होगा, क्या होगा? कैप्टन अमेरिका था, पता है ना कैप्टन अमेरिका, थॉर था, आयरन मैन था और हल्क, यही 4 सुपर हीरो थे। हाँ एक वो लड़की भी होती है वो जो धनुष चलाता है, तीर कमान, वो भी, लेकिन वो सुपर हीरो नहीं थे, ठीक है ना। सुपर हीरो तो यही 4 थे ना, ठीक। तो अब अगर मैं किसी से भी पूछूं भैया एवेंजर 1 में जो सुपर हीरोज थे उनके नाम बताइए, तो सबका जवाब यही होगा, अलग अलग थोड़ी बताएगा। दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक। सबका जवाब यही 4 नाम बताएगा, वो आगे पीछे बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द सेट, ये सेट हो गया, ठीक। उसके बाद में मैंने कहा भैया कि 2 बेस्ट सुपर हीरो के नाम बताओ, तो 2 बेस्ट सुपर हीरो, तो सबसे पहले एक बंदा ए से पूछा तो उसने कहा कैप्टन अमेरिका और थॉर, बी से पूछा उसने कहा हल्क, आयरन मैन, तीसरे से पूछा उसने कहा हल्क और थॉर। तो तीनों का जवाब तो अलग अलग है, क्योंकि बेस्ट तो अलग अलग हो सकता है ना, किसी के हिसाब से कोई भी बेस्ट हो सकता है, लेकिन ये जब मैं कहूंगा 4 सुपर हीरो या जो भी सुपर हीरो थे एवेंजर में उनके नाम बताओ, तो यही 4 नाम कहे जाएंगे। अच्छा सुपर हीरो की बात हो रही है, ये नहीं कहना कि सर इसमें एक और था जो विलेन बना था, लोकी, देखिए ना पिक्चर, तो उसकी बात नहीं, वो विलेन है, ठीक है ना, हम हीरो की बात कर रहे हैं, ठीक। चलो अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, आप लोगों को क्लास 11th में टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं, कितने? 16। आप अपनी बुक में देख लेना सारे चैप्टर का नाम, ठीक है ना, अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने कहा कि नंबर ऑफ चैप्टर ऑफ मैथ बुक ऑफ क्लास 11, जो आपकी क्लास 11 की बुक है मैथ की बुक, ठीक, तो उसमें कितने चैप्टर हैं? तो कितने चैप्टर हैं? सबसे पहला चैप्टर सेट है, फिर रिलेशन फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे करके 16 चैप्टर हैं टोटल। कितने? 16 चैप्टर हैं। तो अब अगर मैं पूछूं भैया कि मैथ बुक में, क्लास 11 की मैथ्स बुक में कितने चैप्टर हैं उनके नाम बताओ, तो क्लास में किसी से भी पूछ लूं सबका आंसर यही होगा, यही होगा ना, सब यही 16 का नाम बताएंगे, आगे पीछे बता दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन मैंने कहा कि भैया कोई 3 इजी चैप्टर के नाम बताओ, तो अब जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा इजी तो सब है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन कोई बंदा होगा उसको कोई चैप्टर आसान लगता होगा, दूसरा बंदा होगा उसको कोई चैप्टर आसान लगता होगा, ऐसा तो हो सकता है। तो मान लो ए से पूछा तो उसने क्या कहा कि मुझे सेट्स बहुत इजी लग रहा है, ठीक है, पढ़ रहे हैं हम। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी, इसको शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक, प्रोबेबिलिटी ये बोला। बी बंदा बोला नहीं मुझे रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और सेट्स अच्छा लगता है, ठीक। तीसरा बोला नहीं, तीसरा क्या बोला कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट और प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स के नेम है, आप देख लेना अपनी बुक में, ठीक। तो देखो इन सबका आंसर अलग अलग था, क्योंकि इनको किसी को कोई आसान लगता है, किसी को कोई चैप्टर आसान लगता है, ठीक। लेकिन मैं जब भी पूछूंगा इन तीनों में से, अगर इन ए बी सी या जितने भी बच्चे, कोई भी बच्चा हो, इनफैक्ट आप देख रहे हो वीडियो, तो आपसे भी अगर पूछा जाए कि टोटल जो चैप्टर है मैथ बुक में उनके नाम बताइए, तो आपका आंसर भी यही होगा, यही होगा ना, सेट, रिलेशन फंक्शन, यही आएगा ना। तो दिस इज द सेट, ये क्या हुआ? सेट हुआ, और ये सेट नहीं हुआ, ठीक।
अब मेरे ख्याल से मैंने आपको 4 एग्जांपल दे दिया, आपको अच्छे समझ में आ गया कि सेट क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो बेटा सेट को हमेशा एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लिख रहा है ए बी सी डी, कोई भी लेटर ले लो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसको हटा देता हूं, अब बात को समझो थोड़ा ध्यान से कि सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें रिप्रेजेंट की, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, हमेशा एक लेटर से, उसको ए बी सी डी जो भी आपका मन करे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा उसके बाद में ऐसे मैंने लिखा ए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस तरह से करली ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है करली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी, जैसे मैंने देखो यहाँ बनाया ए और ये 2 करली ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे ये नाम लिखे हैं, तो इसके अंदर ये जो नाम लिखे जाएंगे, जो भी नाम लिखा जाए ए बी सी डी, इन सबको बच्चे बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है ना, बात समझ में आई, दीज आर दी एलिमेंट्स। ये एलिमेंट है एक, ये एलिमेंट है दूसरा, ये एलिमेंट है तीसरा। अच्छा दूसरी बात, जैसे ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, देखिए एक सेट है ए बी सी डी, ठीक, जैसे मान लो मैं कहूं कि ध्यान से देखो, जैसे वोवेल्स पढ़े ना आपने, वोवेल्स तो पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो है। ठीक, अच्छा तो ये सब क्या कहे जाते हैं बच्चे, एलिमेंट। ठीक, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक, अच्छा और सेट में जो एलिमेंट होते हैं सब कॉमा लगा के लिखे जाते हैं, अलग अलग कॉमा लगा के। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। ठीक, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता, कैसे भी बताता हूं। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज ये, जैसे यहां पे जो एलिमेंट दिए हैं इनको हम आगे पीछे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चाहो तो पहले ई लिख लो, फिर आई लिख दो, फिर ए लिख दो, फिर यू लिख दो, फिर ओ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस ब्रैकेट में, सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। जैसे ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देख लो। अच्छा जैसे मैंने कोई एक नाम लिख दिया, यार नाम बताओ, जैसे हमने एक नाम लिखा अनामिका। ठीक है, एक नाम आया अनामिका, ये आया। ठीक, अब मैं कहूं भैया इसमें कौन कौन से लेटर आए हैं, तो आपका जवाब यही होगा, ए आया है, एन आया है, एम है, आई है, के है। अब फिर से ए थोड़ी लिखूंगा, अब यहां पे देखो 3 बार ए आया, ये 3 बार ए आया, तो 3 बार ए नहीं लिखा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अनामिका की स्पेलिंग बताओ, मैं आपसे स्पेलिंग नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसमें पूछ रहा हूं इसमें लेटर्स कितने आए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, इसमें कौन कौन से अल्फाबेट हैं, तो ए है, एन है, एम है, आई है, के है। हम फिर से ए नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? यानी इस सेट्स में क्या होता है, ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट को कॉमा लगा के लिखते हैं, और कोई भी एलिमेंट आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। ठीक, इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, जो सेट होता है ना, सेट को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ठीक, उसको लिखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा होता है टैबुलर फॉर्म, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। अब देखो ध्यान से देखो, सेट बिल्डर में क्या होता है, सेट बिल्डर में क्या होता है कि इसमें हम सेट की प्रॉपर्टी को बताने वाला एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ध्यान से समझना, ये चीज स्टेटमेंट पे जोर दिया जा रहा है, यानी इस सेट बिल्डर के फॉर्म में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट जो क्या करता है, सेट की प्रॉपर्टी को बताता है। मतलब जैसे यहां पे देखो मैंने लिखा ए एक्स सच दैट, देखो ये जो 2 डॉट लगे ना, ये 2 डॉट ऐसे, ठीक है, इसको सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट। ठीक है, ऐसे लिखा है एक्स सच दैट। ठीक है, अच्छा, और कभी कभी ये 2 पॉइंट ना लगा के ऐसे भी लिख देता है, यूं लाइन भी खींच देगा, तो इसका भी मतलब क्या होगा, सच दैट होगा। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से देखिए,
क्या लिखा है, x सच दैट x इज इवन नंबर लेस देन 10। मतलब तो समझ में आया कि x क्या है, इवन नंबर है जो कि लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नंबर। एक स्टेटमेंट हुआ। अब इसको पढ़ के समझ में आता है कि हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। x सच दैट x इज द इवन नंबर लेस देन 10। अब 10 से छोटे कौन से, देखो लेस देन 10 का मतलब 10 से छोटे चाहिए, तो इवन नंबर तो मालूम है जो 2 के पहाड़े में आता है ना, तो कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8, यही तो होंगे। लेस देन 10 कहा है तो 10 से छोटे यही तक हुए, ठीक। देखो दूसरा एक स्टेटमेंट और समझो, यहां पे लिखा है x सच दैट x इज अ नेम ऑफ डेज इन अ वीक। हफ्ते में जो दिन होते हैं उनका नाम बताने, तो कौन कौन से नाम होते हैं, यहाँ पे देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यही तो 7 दिन होते हैं, है ना। अब इस चीज को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें स्टेटमेंट लिखा, और ये स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टी बता रहा है। किसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है सेट की, ठीक। अच्छा, जो दूसरा फॉर्म होता है वो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम रियली में एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे ध्यान से देखो, यही वाला था ना, x सच दैट x इज अ इवन नंबर लेस देन 10, तो स्टेटमेंट दिया हुआ, तो कहा गया इसको जैसे ऐसे दे देगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिख के दे दिया, कहा गया इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो इसमें क्या लिखना है, हमको सचमुच में वो एलिमेंट्स लिखने हैं। तो भैया कौन कौन से एलिमेंट हुए, जो इवन नंबर वाले हैं, 2 4 6 8। इसी तरह से x इज द नेम ऑफ डेज इन अ वीक, अभी मैंने बताया। इसमें स्टेटमेंट दिया, इसमें हम वास्तव में जो रियली में जो एलिमेंट्स होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ही तो हुए। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, ये एक क्या हुआ, एलिमेंट्स को लिखे गए। इतनी बात समझ में आई, ठीक, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे बताता हूं क्या करना है। अब देखो बच्चों, एक नई चीज, सबसेट। अभी तक हमने सेट समझ लिया क्या होता है, ठीक। अब पढ़ेंगे सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट, यानी सेट का एक पार्ट, सेट का एक हिस्सा। अभी समझ जाओगे, परेशान मत हो। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे एक सेट है ए, क्या दिया हुआ है, 5 10 15 20 25, ये दे दिया, एक सेट ए है। अच्छा, एक सेट बी है, 10 20 25। अगर आप ध्यान से देखो, 10 20 और 25 क्या इसमें आया है, ए में। बी में जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो सारे एलिमेंट ए में हैं, यानी जो B है वो A से बना है, जो B है वो A का एक पार्ट है। हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि भैया A में भी देखो 10 आया है, 20 आया है, 25, ठीक, तो A से ही B बना है। तो हम क्या लिखेंगे, A जो है वो, सॉरी, जो B जो है वो A का सबसेट है, यानी B क्या है, A का एक पार्ट है, ठीक, B A का एक पार्ट है। तो हम देखो इसको ऐसे लिखते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A, इस तरह से निशान बनाते हैं सी के जैसा। तो इसका मतलब क्या है, बी ए का सबसेट है, क्या बोलेंगे, सबसेट। इतनी बात समझ में आई, ठीक। देखो बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ए में ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, बी तो ए का पार्ट हो गया। अब अगर ए को हम क्या बोलेंगे, ए को हम बोलेंगे ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। अगर यही निशान मैंने उल्टा बना दिया, ध्यान से देखो, तो इसको बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। आई बात समझ में। तो सबसेट क्या होता है, सेट का एक पार्ट होता है, ठीक। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूं, चलो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डी लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 नहीं 5 10 15 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो 5 10 15 ये तीनों इसमें आ रहे हैं, तो डी क्या हुआ, ए का सबसेट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, D is a subset of A, ठीक। और A को क्या लिखेंगे, A is a superset of D। क्लियर हुआ, बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, तो ये सबसेट तो आपको समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, सबसेट जो होता है वो 2 तरीके का होता है, क्या, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये क्या चीज है समझते हैं, ध्यान से देखिए। देखो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, यहां पर देखो A में 4 एलिमेंट हैं, 2 6 8 10 ऐसे लिखे हुए, ठीक है, 2 6 8 10, ठीक। अच्छा, B में देखो 6 और 8 है, और D में देखो 8 10 6 2 ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे B, क्या B A का सबसेट है, चेक करो, ध्यान से देखो, 6 और 8 आया है, इसमें भी आया है 6 और 8, तो मैं लिख सकता हूं B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या ऐसा नहीं लिख सकता, ठीक, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं।
अच्छा एक चीज आप और ध्यान से देखो कि जो डी है, दिख रहा है डी, ध्यान से देखो डी को देखो, डी में देखो डी में क्या है, 8 है, 10 है, 6 है, 2 है, यहाँ पे देख लो 2 है, 6 है, 8 है, 10, बस आगे पीछे ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझाया था ना, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया अब मैं क्या लिख सकता हूं, A इज अ सबसेट ऑफ D, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं D इज अ सबसेट ऑफ A, दोनों बातें सेम टू सेम है भैया, D भी A का सबसेट है और A भी D का सबसेट है। तो जब कभी इस तरह की कहानी आपको मिले क्या कि A D का भी सबसेट है और D A का सबसेट है ना, ये दोनों बातें अगर ऐसे मिल जाती हैं, ठीक, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं D इज अ सबसेट ऑफ A, और इसमें इक्वल भी है, यानी एलिमेंट भी इक्वल हो, ठीक, और उसका पार्ट भी हो सेम टू सेम, तो इस तरह के सेट को बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक, और इसको तो सेट बोलेंगे, सॉरी सबसेट बोलेंगे, तो समझ में आया अभी जैसे बताया था, क्लियर हुआ ना, ठीक। तो इसको लिखते भी चला करो बच्चों, कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है, ठीक है, समझना भी है और प्लस लिखना भी है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि जो सेट होते हैं कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट या वाइड सेट भी कहते हैं, ठीक, सबका मतलब सेम है, ठीक। अच्छा एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कुछ नहीं होता, नथिंग, ठीक है, जो कुछ भी कंटेन ना करता हो, और एम्प्टी सेट को हम लोग मेनली ऐसे फाई से लिखते हैं, फाई से, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं है, ठीक, हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, यहाँ पे यूं करके, ठीक, या तो इसको फाई से लिख सकते हैं या फिर हमने केवल ऐसे दो कर्ली ब्रैकेट बना दिए, ठीक। तो इस तरह के सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, ठीक। अच्छा एक चीज याद रखना, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया, अब ये एम्प्टी सेट नहीं का रहेगा, देखो सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, ठीक है, फाई है कुछ भी है लेकिन एक एलिमेंट तो है, ठीक, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। या फिर आप मान लो कि हमने ऐसे लिख दिया कि 0, तो भैया 0 कोई मतलब ही नहीं है ना, 0 एक एलिमेंट है, तो इसको एम्प्टी सेट हम नहीं कहेंगे। एम्प्टी सेट को या तो केवल ऐसे लिखेंगे या फिर केवल ऐसे ब्रैकेट दिखा देंगे, ठीक, समझ में आई बात, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट जिसमें कुछ नहीं होता, ठीक, नथिंग। अच्छा दूसरी बात आती है फाइनाइट सेट। अच्छा फाइनाइट सेट क्या होता है, ये तो समझ में आया ना, एम्प्टी सेट, ठीक। अच्छा फाइनाइट सेट में क्या है कि जैसे हमने देखो यहाँ पे लिखा 2 4 6 ऐसे आगे बढ़ते चले गए और यहाँ पे मैंने लिख दिया 50, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है कि 2 से शुरू हुआ है नंबर और 50 पे जाके खत्म हो गया, इसकी एक लिमिट है, ठीक। ये क्या है, यहां से ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो यहाँ 2 से शुरू हुआ और 50 पे खत्म हुआ, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो काउंट किए जा सकते हैं, ठीक, यानी 2 से लेकर 50 तक मैं काउंट कर सकता हूं, काउंटेबल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो फाइनाइट सेट्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, ठीक है। अच्छा लेकिन इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा कि 5 10 15, फिर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि आगे कहां खत्म होगा, ठीक, इसके एलिमेंट्स क्या है, अनकाउंटेबल है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। अब आप बता सकते हो कि भैया 15 फिर 20 फिर 25 ये कहां पे जाके खत्म होगा, इसकी लिमिट क्या होगी, एंड क्या होगा, बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो इसमें लिमिट्स क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है, सॉरी एलिमेंट्स क्या है, अनकाउंटेबल है, नहीं बता सकते हम। लेकिन फाइनाइट सेट में क्या था कि एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हैं कि भैया ये 2 से लेके 50 पे जाके खत्म हो गया, ठीक। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे ध्यान से देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, फिर ऐसे करके फिर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे इतना बड़ा सा नंबर लिख दिया, ये ध्यान से देखो, ठीक, ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप बताओ ये कौन सा होगा, फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक। क्या आप इतना बड़ा नंबर बता सकते हो, बताओ क्या ये नंबर पढ़ सकते हो, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ये फाइनाइट सेट ही होगा, क्यों, क्योंकि इसकी एक लिमिट तो दे दी गई ना। ध्यान से देखो 1 से शुरू हो रहा है और ये बड़े नंबर पे जाके खत्म हो रहा है,
ठीक, अब आप से ये मतलब नहीं कि भैया हम इसको पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लोगे, पढ़ने में क्या है। लेकिन यहां से शुरू हुआ, उसकी लिमिट आके यहाँ पे खत्म हुई, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। लेकिन इनफाइनाइट सेट में मतलब इसका एंड कहाँ होगा ये मैं नहीं मालूम, ठीक है ना। तो दोनों बातें समझ में आ गई, फाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा उसके बाद में सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट देखो नाम से पता चल रहा है सिंगल, तो सिंगलटन सेट में क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट आता है, सिर्फ एक एलिमेंट। तो कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया एक एलिमेंट जैसे 2 हो गया, ठीक है, कोई भी लिख लो, या फिर ऐसे हो गया 10, ये एक एलिमेंट कहा जाएगा, ये 1 और 0 अलग नहीं पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, कुछ भी लिख लो जो भी आपका मन करे। जैसे देखो मैंने ये वाला नंबर था ना, मैं ऐसे भी लिखूं, मैंने ये भी अगर ऐसे लिखा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है, एक नंबर है, इसके बीच में क्या कॉमन लगाया है, नहीं लगाया ना, तो ये एक नंबर है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। दिस इज द एलिमेंट, ठीक, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो इतनी चीज समझ में आई कि एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, और सिंगलटन सेट क्या है, ठीक है ना। अच्छा एम्प्टी सेट में कोई डाउट तो नहीं है, डाउट तो नहीं है ना कि भैया देखो ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो, यार कुछ भी ना हो, लो ऐसे बना दिया, क्या इसके अंदर कुछ दिख रहा है, नहीं, एम्प्टी सेट है, ऐसा लिखा हुआ है एम्प्टी सेट, ठीक, ये नहीं लिखा है तो केवल ऐसे 5 बना दिया गया, तो भी एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं ना, हमको समझते हैं, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा ये जो बना ना निशान से ई के जैसा, ऐसे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, याद रखना, यानी x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये पता होगा आपको, नहीं पता है तो भी समझ लीजिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं को बताता है। तो भैया नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं तो मालूम है, 1 2 3 4 यही सब होते हैं। लेकिन कह रहा है कि x वो नेचुरल नंबर को बताता है जो 1 से 2 के बीच में है। तो भैया 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? 1 के बाद तो नेचुरल नंबर 2 ही आएगा, 1 के बाद तो 2 ही आएगा ना, तो ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो ये क्या हुआ? नल सेट। देखो ये नल सेट का एग्जांपल हुआ, ठीक। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान लोगे। जैसे देखो दूसरा, देखो एक कहा गया अ ब्लाइंड मैन इज वॉचिंग द मूवी, एक अंधा आदमी है जो पिक्चर देख रहा है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक स्टेटमेंट है, एक अंधा आदमी है मूवी देख रहा है, तो क्या कभी होगा अंधा होगा तो देखेगा कैसे? सूरदास करके देखेंगे। तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी क्या बोलेंगे हम? नल सेट, ठीक है। दिस इज द नल सेट। अब समझ में आया नल सेट अच्छे से? चलिए उसके बाद बेटा आगे समझते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो ये भी ध्यान से समझ लो, बहुत आसान है। कार्डिनल नंबर किसी फाइनाइट सेट के एलिमेंट के नंबर। फाइनाइट सेट तो पता है, अभी बताया मैंने, जिसमें एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, ठीक। उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर को हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4 5 नंबर हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं NA। कितने नंबर आए इसमें? 5 नंबर आए, ठीक। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, कार्डिनल नंबर। जितने भी फाइनाइट सेट के जितने भी एलिमेंट्स के नंबर हो उनको लिख देते हैं। अच्छा किसी भी फाइनाइट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट को हमेशा 2 की पावर n से लिखते हैं। जहां पर ये जो n दिख रहा है, n इज अ कार्डिनल नंबर। अब क्या मतलब है? देखो फाइनाइट सेट अभी समझ में आया, तो फाइनाइट सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं। सबसेट तो भी मैंने समझाया था, नहीं समझ में आया तो ध्यान से देख लो, फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो सबसेट निकालना तो बहुत आसान है, ठीक। अच्छा इसको मिटा दो, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, चलो मैंने लिख दिया 5 10 और 15, ऐसा लिख दिया, ठीक। अब मैं कहूंगा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे इसके सबसेट बनाना चाहता हूँ, तो एक B बनाया मैंने जिसमें मैंने केवल 5 लिखा, फिर एक C बना लो, C नहीं लिखते हैं, D लिख लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने 10 लिख दिया, D, फिर E लिख लो जिसमें मैंने केवल 15 लिख दिया, ठीक है। अच्छा फिर F कर लो जिसमें अब 2 एलिमेंट कर लो, 5 और 10 हो गए, ठीक।
एफ जी, उसके बाद में 5 और 10 हो गए, 10 और 15 कर लो, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में 5 10 हो गए, 10 15 हो गए, उसके बाद में 5 10 और 15, ये भी तो लिख सकते हैं, अभी मैंने समझाया था ना पीछे, 5 10 और 15। चलो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 5 10 और 15 लिख लिया, ठीक है। और कोई होगा 15, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा और देख लो, 5 10 हो गया, 10 15 हो गया, 15 और 5 को भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 15 और 5, ठीक, ये भी एक सबसेट कहा जाएगा। अच्छा उसके बाद अब ध्यान से देखो इसमें कितने हुए, यहां पर एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट है 3, एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, क्लियर हुआ। अच्छा अब मैं पूछूं कि भैया इसके टोटल सबसेट कितने मिलेंगे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा याद रखना 5 10 15 है तो हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट जरूर होता है। अभी समझाया था मैंने, यहाँ पे देखो इम्प्रॉपर सबसेट समझाया था, तो हर एक सेट का वो खुद का सबसेट जरूर होता है। अच्छा ये 7 हुए, और एक जो मैंने अभी बताया था फाई का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं भी इसका एक सबसेट होगा, कैसे होगा अभी समझाता हूं, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। अच्छा अब एक चीज देखो, ध्यान से समझो, इसमें मैंने फार्मूला क्या बताया, 2 की पावर n, ये तो बताया 2 की पावर n, तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका आंसर कितना आएगा 8। तो आप चेक करो 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, ठीक है। चलो भैया इसको समझते हैं, है ना, इसको भी ध्यान से देख लो कि मैंने 5 क्यों लिखा। वैसे आप इतना याद रखना कि जो 5 होता है यानी नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट में 5 हमेशा सबसेट कहा जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 5 10 15, ये हमारा सेट था कि नहीं था, ठीक। अच्छा अब अगर मैं इसमें से 5 हटा दूं, इसमें कितने एलिमेंट बचे, 2 एलिमेंट। अच्छा मैं इसमें से 10 हटा दूं, कितने एलिमेंट बचे, 1 एलिमेंट। मैं इसमें से 15 हटा दूं, कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं का मतलब क्या है, नल सेट। कहानी समझ में आई। तो नल सेट भी क्या है, हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर हुआ, अभी बात समझ में आई ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये कार्डिनल नंबर समझ में आया, और कार्डिनल नंबर से कैसे हम सबसेट बना सकते हैं ये समझ में आ गया, ठीक। अच्छा उसके बाद में एक चीज और बेटा समझ लो, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि जितने भरे हुए सेट कितने हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट में बस ये वाला आप हटा दो, जैसे लिखा ये 8 वैल्यू आई है, 8 इसमें माइनस कर दो, मतलब 2 की पावर n में 1 आप हटा दो, तो नॉन एम्प्टी सेट में ये एम्प्टी वाला हट जाएगा, बाकी जो बचेंगे वो क्या कहे जाएंगे, नॉन एम्प्टी सेट कहे जाएंगे, ठीक। तो जब भी आपको नॉन एम्प्टी सेट करने के लिए कहे तो बस आप ये फॉर्मूला लगा देना, नॉन एम्प्टी के लिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अच्छा उसके बाद में है ना, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पावर सेट। अब देखो बच्चों पावर सेट क्या होता है, जैसे देखो अभी मैंने क्या लिखा था इसके पहले, ए क्या माना था मैंने, ए जो था वो था 5 10 और 15, यही था ना, ठीक है। अच्छा पावर सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी ए के जितने सबसेट हैं उन सब का एक कलेक्शन, उसे बोलेंगे पावर सेट। मतलब समझो बहुत आसान। अच्छा अभी मैंने इसके कितने सबसेट बनाए थे, टोटल 8 सबसेट थे, हाँ या ना, थे ना। तो भैया ध्यान से देखो कौन कौन से थे, हमने क्या लिखा था, 5 लिखा था, है ना, 5 था, और 10 15, उसके बाद में 5, 10 10, 15
15,5, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, ये सारा ये जो सेट है ना, ये तीनों के तीनों एलिमेंट अगर फिर से भी आ जाए तो भी वो क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा खुद का। और लास्ट में क्या था, फाइव था, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, तो ए ये दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है, और इसके ये जो सबसेट है, ये सबसेट का एक कलेक्शन, यानी इन सबको मैं एक ऐसे बड़े से कर्ली ब्रैकेट में कर दूं तो इस पूरे को आप क्या बोलोगे, पावर सेट। मतलब ए के जितने सबसेट बने उन सब का एक कलेक्शन, तो इन सबको उठा के एक ब्रैकेट में कर दिया, कर्ली ब्रैकेट में, तो इसको क्या बोलोगे, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का पावर सेट, ठीक। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा ए में आया 1 2 3 4, ठीक है, और लिख दें, चलो भाई और लिख देते हैं 5, ठीक। अच्छा, एक सेट लिया मैंने बी, ठीक, इसमें मैंने लिखा 5 दो, यहाँ पे लिखा मैंने 7 8 9 10 11, ऐसे लिखा। अच्छा, फिर मैंने एक सेट ले लिया डी, ठीक, उसमें लिखा मैंने 5 1 3 2 4, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं पूछूं इसका कार्डिनल नंबर बताओ, इसमें कितने नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं, तो कितने हो गए 4, ठीक। अच्छा, इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी ध्यान से देखो 4 बी में। अच्छा, इसमें भी कितने हैं, 4 है, सॉरी 2 3 5 है, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें भी कितने हैं, डी में, इसमें भी 5 एलिमेंट, सब में 5 एलिमेंट है। तो ए बी डी सब में कितने एलिमेंट हैं, यानी एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू एन डी, सब में कार्डिनल नंबर सब, तो यानी एलिमेंट्स की जो संख्या है, नंबर है, वो कितने हैं, सेम टू सेम है। तो इस तरह के सेट को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी डी आर इक्विवेलेंट सेट। क्या है, ए बी डी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, ए और डी को देखो आप, ए और डी को देखो, इसमें भी 1 2 3 4 5 आया, इसमें भी 1 2 3 4 5 आया, नंबर आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आए तो वही है। तो ए और डी में नंबर भी सेम टू सेम है, नंबर कार्डिनल नंबर भी सेम टू है, 5 एलिमेंट इसमें है, 5 इसमें है, और जो सेम टू सेम एलिमेंट है वो भी है, एलिमेंट भी सेम और कार्डिनल नंबर भी सेम। तो इस तरह के सेट को, यानी ए और डी, ये दिख रहा है, ए एंड डी, ये क्या है, इक्वल सेट है। और ए बी डी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्डिनल नंबर सेम है और इसमें नंबर भी सेम और एलिमेंट भी सेम टू सेम होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, उसके बाद में समझते हैं बच्चे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यू से, है ना, यू से लिखते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सब कुछ कंटेन करे, जिसमें सब है। मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा ए, ठीक, ए, इसको हटा देते हैं ना, कॉपी कर लेना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यूनिवर्सल सेट। समझते हैं ध्यान से, देखिए, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यू से लिखते हैं इसको। तो मैंने बताया कि एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है, एक ऐसा सेट
जिसमें सब कुछ आ जाए, यूनिवर्सल, है ना। अच्छा, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए में कितना है 1 2 3 ऐसे लिख लिया, ठीक। फिर मैंने बी लिखा 6 7 8, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे चलो सी लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिखा 4 5, ठीक। चलो मैंने यहाँ पे डी लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 10 11, ठीक। अब ध्यान से देखो, U मतलब यूनिवर्सल से मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। यहां तक मैंने लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, A 1 2 3 देखो इसमें आया 1 2 3, B देखो 6 7 8 आया, C देखो 4 5 आया, D देखो 9 10 11। तो U एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर ABCD सब आ जाता है। बात समझ में आई? U क्या है? U इज अ यूनिवर्सल सेट जिसमें ABCD जितने भी एलिमेंट्स हैं ABCD के सब आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कोई डाउट समझ में आया? तो बच्चों यहां पे हमने ये समझ लिया कि सेट कितने तरह के होते हैं, सबसेट क्या होता है, ठीक, और एम्प्टी सेट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कार्डिनल नंबर क्या होता है ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके आगे हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। लेकिन इतनी चीज जब आप पढ़ के रखोगे, है ना, पहले ये पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको समझ लोगे तब आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा, ठीक। तो उम्मीद बच्चों खूब दिल लगा के पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, फिर देखना आप सबके सब टॉप करोगे। ओके, थैंक यू।